चलिए नमस्कार सबको। पॉलिटी का सीट नंबर 63 पर आज हम चर्चा करेंगे। आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा, नहीं भी दिए होंगे तो डिस्कशन से आगे बढ़ते हैं। 63 टेस्ट नंबर आपके सामने है और आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न कहा जाता है कि भारत में सचिव का पद, भारत में जो सचिव का पद था वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था? कौन सा ऐसा अधिनियम था, कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके बाद भारत में सचिव का पद लाया गया था? कमेंट में जवाब देंगे, बटन को लाइक करेंगे सबसे पहले और इसका आप आंसर दीजिए, फिर हम इसका आंसर बताते हैं आगे। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार 1835? नहीं, नहीं विकास जी, आपने गलत उत्तर दिया प्यारे। भारत में सचिव का पद जो है वो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत आया था, याद रखिएगा। मार्ले मिंटो सुधार के बारे में एक पॉइंट याद रखना है कि मार्ले मिंटो सुधार जब 1909 में आया था तो पहली बार मुस्लिमों के लिए, पहली बार इसके लिए तो मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। और भारत शासन अधिनियम 1919 में एक पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। पहली बार महिलाओं को, पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। इसका जो सही आंसर है वो भारत सरकार अधिनियम 1858 होगा। इसमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? ये कथन किसका था? कमेंट में जवाब दीजिए, ये कथन किस व्यक्ति का था? इसमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंत विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? तो यह कथन था डॉक्टर B.R. अंबेडकर का, यानी कि अंबेडकर साहब का ये कथन था। ये कथन आप याद रखिएगा, बिल्कुल विकास का सही आंसर है। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? बताएंगे, भारत में जो वैध प्रभुसत्ता है वो किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, किसमें है? इसका जवाब देंगे प्यारे कि भारत में वैध प्रभुसत्ता जो है वो किसमें निहित है? वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में? इसका जो जवाब होगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में वैध प्रभुसत्ता जो है वो जनता में निहित है। किसमें निहित है? याद रखना है, जनता में निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन। किसने कहा भारत एक अर्ध संघनात्मक राज्य है? किसने कहा कि भारत एक अर्ध संघनात्मक राज्य है? किसने कहा भारत एक अर्ध संघनात्मक राज्य है? बताएंगे, किसने कहा भारत जो है वो अर्ध संघनात्मक राज्य है? के व्हीलर, वाह विकास एकदम अच्छा जवाब दिए हैं, बिल्कुल। के सी व्हीलर ने। तो इसका जवाब हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। कथन है, कथन को आपको याद करते चलना है, ठीक है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? आपातकालीन शक्ति जो है वो किसका देन है आपको बताना है। बताइए, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? कहां से आपातकालीन शक्ति लिया गया है? इसको विमर संविधान भी कहते हैं। तो ये लिया गया है जर्मनी, जर्मनी से लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है?
टेलीग्राम पे देख लिए क्या? टेलीग्राम पर देख लिए? ठीक। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से कुछ पॉइंट याद रखिएगा। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है सी। कनाडा से क्या लिया गया है? अवशिष्ट शक्ति कनाडा से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्ति जो है वो कनाडा से लिया गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? वो अनुच्छेद आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद है 112। इसको याद रखिएगा। 110 तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसको हम धन विधेयक कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम धन विधेयक कहते हैं। बहुत ज्यादा पॉपुलर है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की वीटो पावर से संबंधित है। यानी कि किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के वीटो पावर से ये वाला संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? बताएंगे कौन सा ऐसा अनुच्छेद? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सर आपका कोई फाउंडेशन बैच नहीं आया है पॉलिटी का? नहीं प्यारे, अभी कोई फाउंडेशन बैच नहीं है। इसका जवाब देंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 है। 14 में क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता की बात करता है। और अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 15 में कहा जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? देखो आपको हम बता दें कि मूल अधिकार कहता है तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये भाग 3 में आपको पढ़ना है। और अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक आपको मूल अधिकार पढ़ना होता है। मैग्ना कार्टा भी इसी को कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। मानव कहता है कौन नहीं है? तो मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम ये अनुच्छेद 23 में है। यानी कि 23 जो है 12 और 35 के बीच में आता है, मतलब ये है। कारखानों बालकों के नियोजन का प्रतिषेध ये अनुच्छेद 24 में है, ये भी हुआ। लेकिन हमको आंसर देना है कि कौन नहीं है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता ये अनुच्छेद 43 के ए में है। और 43 जो होता है ना, ये नीति निर्देशक तत्व में आता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होना चाहिए सी। क्योंकि नहीं पूछा था तो नहीं वाला पर हम टिक लगाएंगे। भारत के संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? संसद के बारे में क्या सही नहीं है? आसान क्वेश्चन है। देखो, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है, सही है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, एक कहना गलत है। मनोनीत भी होते हैं, अलग बात है। एंग्लो इंडियन को अब नहीं रखा जाता है, पर मनोनीत होते थे। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। तो नहीं है वाला हमसे पूछा था, तो जो गलत होगा वही आंसर हमारा होगा। तो सबको मिटा देते हैं और जो गलत था बी, इसी पर हम टिक लगा देते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 जो होता है ना, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति मानने को बाध्य नहीं है। तो आपसे जितना क्वेश्चन पूछा था
अनुच्छेद की बात किया था, तो सिंपली इसको याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ये प्राय एग्जाम में देखो आर्टिकल तो 395 से भी ज्यादा है, सारे आर्टिकल को याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो बार बार रिपीट होते हैं, प्राय कम से कम उतना आपको याद रखना चाहिए। कहता है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। बड़ा डीपली क्वेश्चन पूछा है। कहता है कि ये जो राष्ट्रपति दिए हुए हैं, इनमें से कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो गुट निरपेक्ष जब आंदोलन हो रहा था उसके महासचिव भी रहे थे। तो वो थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह के बारे में याद रखिएगा, ये पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने वीटो का इस्तेमाल किया था और ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखना है आपको। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए, देखो उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है, राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहा। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है? बनना है उपराष्ट्रपति और कह रहा है कौन सी पात्रता नहीं है। पात्रता नहीं है में आपको जवाब देना है, तो कौन सी पात्रता नहीं होगा प्यारे, आपको बताना है। कौन सी पात्रता नहीं है आपको बताना है। चलो, उनका राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हता होना चाहिए। उनका देखो अर्हता होना चाहिए। देखो राज्यसभा के सदस्य बनने की उनके पास योग्यता होना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति यदि राज्यसभा के सभापति हैं तो उनके पास योग्यता तो होना चाहिए। अर्हता अनिवार्य नहीं है कि हो, लेकिन योग्यता उनके पास होना चाहिए। ये हमारा सही हुआ। उनका भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल ये तो अनिवार्य है। वे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन अथवा किसी स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तो सारा का सारा इसमें मैच किया है। अच्छा, जो लोग टेस्ट दिए होंगे उनको ये 12वां का आंसर गलत दिया हुआ है, सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है जो आवश्यक नहीं है, मतलब सब आवश्यक है। क्लियर है प्यारे? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य दिया है और एक तरफ राज्यसभा दिया है। तो आंध्र प्रदेश में 18 नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में 11 राज्यसभा सीट होते हैं। ओडिशा में 10 होते हैं, तमिलनाडु में 18 होते हैं। तो यही वाला ऑप्शन ए जो है यह सुमेलित नहीं है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बटन को लाइक करना जरूर है, क्योंकि वही हमारा गुरु दक्षिणा होता है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसका जवाब आप कितने लोग देते हैं। आप इसका जवाब क्या देंगे? देखो ऐसे उनका नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आपसे पूछता कि भारत के वैसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे थे, तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। मात्र 13 दिन रहे थे। गुलजारी लाल नंदा ये मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री रहे थे। लेकिन आपको ऑप्शन के अनुसार जवाब देना है। इन लोगों में से आपको जवाब देना है। क्लियर है प्यारे? आपको जवाब कहां से देना है? ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसी में से आपको जवाब देना है। ठीक है ना? चलिए, तो 216 दिन लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे और 233 दिन रहे थे चंद्रशेखर, और सबसे कम की बात करें 170 दिन तक रहे थे चौधरी चरण सिंह। देखो चौधरी चरण सिंह के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि चौधरी चरण सिंह मात्र एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी संसद में कदम ही नहीं रखा, कभी संसद भवन में गए ही नहीं। आया बात समझ में? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार चौधरी चरण सिंह इसका जवाब होगा। लेकिन अगर पूछता कि सारे प्रधानमंत्री में से वैसे कौन प्रधानमंत्री थे जो सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे, तो गुलजारी लाल नंदा बने थे मात्र 13 दिन के लिए। क्लियर है? कहता है मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है। चलिए, क्या क्या मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है
थोड़ा हम लोग इसका भी जवाब देखते हैं। पहले आप इसका आंसर बताइए, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए रहे थे, लेकिन दूसरे कार्यकाल में रहे थे। दूसरे कार्यकाल में 13 दिन में उनकी सरकार गिर गई थी। क्लियर है ना? 13 दिन में उनकी सरकार गिर गई थी। दूसरे कार्यकाल में वैसा उनके साथ हुआ था, पहले कार्यकाल में नहीं हुआ था प्यारे। तो मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल क्या क्या है? मंत्रिपरिषद के जो वित्तीय कार्य हैं उसमें क्या क्या शामिल है बताएंगे। बजट तैयार कर संसद में पेश करना। बिल्कुल, मंत्रिपरिषद का काम होता है कि बजट तैयार करके संसद में पेश करना। क्लियर है? अच्छा, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। भारत के आकस्मिक निधि से व्यय किए जाने वाले व्यय को नियंत्रित करना, यह काम होता है राष्ट्रपति का। नियंत्रित करने का काम किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यह प्रमाणित लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? तो इसको प्रमाणित करता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो जवाब होगा कि मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल क्या है प्यारे, तो याद रखना आप, बजट तैयार करके संसद में पेश करने का मुख्य कार्य है मंत्रिपरिषद का। क्लियर है ना? मुख्य कार्य है मंत्रिपरिषद का। अगला क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आपको सही कथन बताना है। ठीक है ना? लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आपको सही कथन बताना है। तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अरे यार, लोकसभा का अध्यक्ष कब से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो पद धारण करते हैं कौन? राज्यपाल। तो ये तो गलत हो गया ना प्यारे। या वह निर्वाचित के समय सदन का सदस्य ना हो तो वह 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन सकता है। ये जो कैटेगरी दिया हुआ है ना, ये जो ऑप्शन दिया है, वो मंत्री के लिए है, ना कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए है। ये भी गलत हो गया। यह सामान्य अवधि से पहले सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष तब तक अपना पद नहीं छोड़ते हैं जब तक कि दूसरी सरकार की गठन ना हो जाती हो। ये भी हमारा गलत हो गया। इसमें से कोई सही नहीं है। इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना प्यारे? इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? बताना है आपको। महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाएगा कौन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे जल्दी से कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? बताएंगे। देखो, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संसद के दोनों सदन के द्वारा ही हटाया जाता है। वही प्रक्रिया है। महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाने का वही प्रक्रिया है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का प्रक्रिया है। तो इसका जवाब होगा सी। भारत के संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। किसको? महालेखा परीक्षक को। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन अस्थायी समिति है? निम्नलिखित में से कौन अस्थायी समिति है? विकास का सही आंसर है। इसका जवाब दीजिए विकास कि निम्नलिखित में से कौन अस्थायी समिति होगा? निम्नलिखित में से कौन अस्थायी समिति है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपको जवाब देना है कि निम्नलिखित में से कौन अस्थायी समिति है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और नियम समिति, सारे के सारे जो है अस्थायी समिति है। आपसे सिंपली पूछा है कि कौन ऐसा है जो अस्थायी समिति है, तो सारे के सारे जो हैं वो अस्थायी समिति है। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। बताएं, निम्नलिखित कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे। देखो, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को यदि कोई कानून या आदेश
संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार किसके पास है? न्यायालय के पास है, जिसको हम न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। निचले न्यायालय के आदेश का पुनरावलोकन करना। देखो, निचले न्यायालय के आदेश का पुनरावलोकन करना एक अपीलीय अधिकार क्षेत्र में आता है, तो ये तो होगा नहीं। निचले न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करना, ये भी पुनरावलोकन में नहीं आता है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम आपके जवाब का वेट कर रहे हैं। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद के पास पावर है कि संशोधन कर सकता है, संविधान में संशोधन कर सकता है, लेकिन उसका जो मेन ढांचा है, संविधान बनाने वालों ने जो संविधान बनाया है, उस ढांचा में परिवर्तन नहीं करना है। चलिए बताइए, ये था, एकदम इसको यादें रखिएगा, ये बड़ा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ये था केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था कि संसद जो है वो संशोधन कर सकता है, लेकिन मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं करेगा। ये क्वेश्चन तो 2 दिन 3 दिन पहले भी हम बताए थे, 2 3 दिन पहले भी ये क्वेश्चन आया था और ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। कहता है कि शाह जांच आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। शाह जांच आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चलिए, निम्नलिखित क्वेश्चन पर आप कैसे विचार करेंगे, तो विचार करते हैं कौन कौन सा सही है। आपको सत्य कथन पूछ रहा है। पहला कथन है कि मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जेसी शाह की अध्यक्षता में इस आयोग को गठित किया था। बिल्कुल, ये जो शाह जांच आयोग है ये 1977 में गठित किया गया था, और किसकी अगुवाई में? तो श्री जेसी शाह की अध्यक्षता में। तो ये पॉइंट सही है। इस आयोग का गठन आपातकाल के दौरान की गई। आपातकाल 1975 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार था। इस आयोग का गठन आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई तथा सत्ता के दुरुपयोग, अतिचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों के विविध पहलुओं की जांच के लिए किया गया था। तो ये दोनों पॉइंट हमारे सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है, और ध्यान देना है, इसमें आपको असत्य ढूंढना है, सत्य नहीं ढूंढना है प्यारे, आपको असत्य कथन ढूंढना है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है थोड़ा बहुत भी, और अच्छा लगना और ना लगने की बात ही नहीं है सर, यहाँ पे जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो किसी को पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन जान लगाना पड़ता है सर। किसको पढ़ने में मन करता है? किसी को नहीं लगता है। मन करेगा कि नहीं पढ़े, पर आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी का सवाल है, और तैयारी 10 साल करने की जरूरत तो है नहीं, 4-5 महीने की बात है। तो इंटरेस्ट लाना है। मन कहेगा मत पढ़, दिल को कहिए कि मन को समझाए कि भैया पढ़ ले, जिंदगी भर ऐश करोगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 22 की हम लोग बात करते हैं। चलिए, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। असत्य कथन को ढूंढना है। इसे संसद के दोनों सदनों में इसे संसद के दोनों सदनों से स्वतंत्र रूप से विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। हाँ, संविधान संशोधन की बात जब हम करते हैं तो संविधान संशोधन तभी माना जाता है जब संसद के दोनों सदन उस बात पर क्या हो? राजी हो। ये तो हमारा सही हो गया ना प्यारे, सही बात है। दूसरा पढ़ते हैं। इस संदर्भ में संसद के दोनों सदनों में सहमति न बन पाने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। देखो, संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, संविधान संशोधन नहीं करवा सकते हैं। दूसरा बात बोल दिया, इसलिए कथन हमारा गलत हो गया। इसको हम क्या करेंगे? बी लेके चलेंगे। इसका आंसर क्या होगा प्यारे? बी होगा। क्लियर है? चलिए।
भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? देखो, अवशिष्ट विषय किसे कहते हैं? जब आप अनुसूची पढ़ते हैं तो 7वीं अनुसूची में हम सूची के बारे में पढ़ते हैं। 3 प्रकार का सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और एक सूची होता है जिसको हम अवशिष्ट सूची कहते हैं। और अवशिष्ट सूची जो है यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो कहता है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको प्राप्त है? देखो, संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? तो संघ सूची पर कानून संघ बनाएगा, संघ, या इसी को हम कहते हैं केंद्र सरकार। राज्य सूची पर कौन बनाएगा? तो राज्य सूची पर कानून राज्य बनाएगा और इसके टैक्स को राज्य ही वसूल करेगा। एक होता है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर बनाएगा, संघ और राज्य दोनों। लेकिन एक होता है अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट शक्ति पर भी कानून कौन बनाता है? तो केंद्र बनाता है। याद रखिएगा, अवशिष्ट शक्ति पर कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र बनाएगा। इसको याद रखना है प्यारे। आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य नहीं है? सत्य है नहीं, नहीं है पर काम करना है। तो मुख्य न्यायाधीश के बारे में कौन से सत्य नहीं है, गलत चुनना है। तो वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त करने की परंपरा रही है, पर इसका कोई अपवाद नहीं है। ये गलत है, इसका अपवाद है। देखो, जो सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसको मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थापित करेंगे, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति के नजर में वो कानून का ज्ञाता होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति के नजर में क्या कानून का ज्ञाता नहीं होगा तो कितनों वरिष्ठ न्यायाधीश, कितनों वरिष्ठ वकील रहेगा, वो न्यायाधीश नहीं बन पाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है, तो ये बिल्कुल सही है मुख्य न्यायाधीश की, और 62 वर्ष होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। तो इसका जो गलत आंसर है वो हमारा 1 होगा। फिर से उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन अब सत्य ढूंढना है? इससे पहले वाला में आपको असत्य कह रहा था और अभी आपको कह रहा है कि कौन सा सत्य है। सर ललन टॉप बंद कर दिए क्या सर? हाँ प्यारे, ललन टॉप बंद कर दिए, कुछ रीजन था तो इसके वजह से बंद हो गया। और अब प्रयास ही करेंगे कि अब कोई भी चीज चालू हो तो ठोक बजा के चालू हो, जिसमें डिस्टरबेंस नहीं हो। डिस्टरबेंस की वजह से देखो, कोई भी शिक्षक कभी किसी चीज को बंद नहीं करना चाहता प्यारे, बस कुछ रीजन रहा होगा जिसकी वजह से ललन टॉप अभी बंद है। क्लियर है ना? और हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग के जीवन में और क्या है? अरे हम लोग के घर का चूल्हा आप ही लोग से चलता है। आप बेरोजगार लोग हैं, जब तक आप बेरोजगार रहते हैं आपसे हम लोग के घर का चूल्हा चलता है। आपकी नौकरी हो जाती है तो आप किसी काम के नहीं हैं, आप फिर अपने घर का चूल्हा जलाने लगते हैं, आप अपने परिवार को देखने लगते हैं। तो हम लोग, कोई भी शिक्षक कभी नहीं चाहता है कि बच्चों को ना पढ़ाए या बच्चों को अच्छा ना दे। तो कुछ रीजन होता है जिसके वजह से कुछ ऐसा पॉइंट आता है। तो फिर से स्टार्ट होगा आने वाले समय में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? चलो, आपको कथन सत्य ढूंढना है। इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। बिल्कुल, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया जो भी फैसला है ना प्यारे, है ना, जो भी फैसला है ना प्यारे, वो कौन मानेगा? सारे न्यायालय मानेंगे। ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला कर सकता है, बिल्कुल इनके पास पावर होता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तबादला कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति होती है उसमें। ये किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय किसी भी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। बिल्कुल सही है। यदि किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे न्यायालय में भी, हाँ, अगर कोई मुकदमा मान लो पटना उच्च न्यायालय में चल रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अगर चाहेगा तो उसको रांची उच्च न्यायालय में भेज सकता है, झारखंड उच्च न्यायालय में भेज सकता है। तो ये भी सही है यार, सारे के सारे पॉइंट सही हैं। तो इसका जो जवाब होगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, मतलब चारों पॉइंट इसके सही है, तो चारों इसका सही होगा। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण आपको दिया हुआ है और कथन कारण को पढ़ना है और इसका आपको जवाब, चलिए पढ़ते हैं।
कहता है निर्वाचन आयोग पूरे देश, किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव ठीक से ना होने पर चुनाव को स्थगित या रद्द कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। ये चुनाव आयोग चाहेगा तो उसको रद्द भी कर सकता है और स्थगित भी कर सकता है। एकदम सही है, ये सही है। निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। यार दोनों सही है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस कंडीशन में इसका आंसर होना चाहिए ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है या व्याख्या करता है। बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 बनाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है सबका। दीपिका कुमारी, विकास कुमार, आयशा कुमारी, सबका आंसर सही है। ओम जी, है ना प्यारे, सबका आंसर सही है। प्रियंका आपका भी सही है बाबू। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सत्य है। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण यह अनुच्छेद 22 में चर्चा किया गया है, तो कौन से सही है बात करते हैं। ऑप्शन से किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है। कोई व्यक्ति अगर चोरी किया है तो क्या उसको 10 बार सजा मिलेगा? नहीं, संविधान में कहा गया है कि एक दोषी व्यक्ति को उसके दोष के लिए एक ही बार सजा मिलेगा। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए आपने किसी घटना को अंजाम दिया 2024 में, तो कोई भी न्यायालय जो है उसको 2023 से दोषी करार नहीं देगा। बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही है। किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। होता क्या है कि जब कोई घटना होता है तो पुलिस वाले उसको मारते हैं और बोलते हैं तुम कबूल करो। उस कंडीशन में क्या करना चाहिए कि कबूल कर लेना चाहिए। कोर्ट, मेन तो कोर्ट होती है। आप कोर्ट के पास जाइए, बोलिए कि महामहिम हमको हम ही कांडे नहीं किए हैं, पुलिस वाला मारे, आपको पता चल जाता है कोई घटना आप नहीं किए हैं, अंजाम नहीं दिए घटना को, और पुलिस अरेस्ट कर ली शक के आधार पर, और पुलिस आपको मारने लगे तो मारने से पहले ही कह दीजिए कि हम किए हैं, घटना हम किए हैं, क्योंकि नहीं भी तो मार के आपसे अगुलवा लेगा। और जैसे आप, मेन तो न्यायालय होता है, न्यायालय में जाइए तो मुकर जाइए। क्यों? क्योंकि ये प्रावधान है कि न्यायालय के समक्ष जो एक्सेप्ट किया जाता है उसी को माना जाता है, पुलिस वाला बात नहीं। क्योंकि पुलिस मार के मनवाती है, न्यायालय को भी पता है, जाकर वहां मुकर जाइए। तो इससे फायदा क्या होगा कि आप पिटाने से बच जाइएगा। तो ये भी हमारा सही है। तो इसका तीनों सही है, इसलिए इसका जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी होगा। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को ढूंढना है। ठीक है ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को आपको ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं। कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। बताइए इसमें बिल्कुल अनीशा कुमारी, दीपिका कुमारी, बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। चलिए इसको बनाइए तो क्या होगा? नहीं, ए नहीं होगा यार इसका। हम इधर भी देख रहे हैं, चूंकि इधर भी आपका सिस्टम लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। इसका मैं जवाब बताता हूं। चलिए, कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। कोई भी जब कानून बनता है तो राजनीतिक उसमें लगा हुआ होता है। जैसे मान लो अभी नीतीश कुमार की सरकार थी, इन्होंने शराबबंदी करा दिया। हो सकता है किसी और की सरकार आएगी तो शराबबंदी खत्म भी हो सकता है। कोई भी कानून जो है वो राजनीतिक प्रक्रिया से भी ग्रसित होता है। ये हमारा सही हुआ। मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, निजी विधेयक कहते हैं अगर मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक को पेश करता है। तो दोनों पॉइंट हमारा सही है, इसलिए आंसर हमारा होगा सी। कहता है परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं है। अच्छा, आप एक चीज देख रहे हो ना कि प्रायः क्वेश्चन में सत्य नहीं है, गलत है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पूरा पढ़ लिया, नहीं पर ध्यान ही नहीं जाता, उल्टा हम लोग बना लेते हैं। एक दो बार मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा, पहले मुझे बताना परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था? इसको याद रखना, 1952 में हुआ था। ठीक है ना, चर्चा चली 1951 से, गठन हुआ 1952 में। कहता है कि कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, पढ़ते हैं। चलिए,
इसके द्वारा निर्वाचन क्षेत्र की सीमा का निर्धारण किया जाता है। यार ये तो सत्य है। इस आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भाई ये भी सत्य है। यह एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्थान होती है। भाई ये भी सही है। गलत तो कोई भी नहीं है, इसमें तो गलत कोई भी नहीं है प्यारे। तो गलत कोई नहीं है तो इसका आंसर देंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई गलत नहीं है, सब सही है। हाँ बिल्कुल, सुभाष जी का सही आंसर आ रहा है, दीपिका का सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल, तो जो लोग ई कह रहे हैं ना उसका आंसर एकदम सही है, ई वाले का आंसर सही है। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यानी कि विधानमंडल जो अधिसदनीय हो, तो राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल के पास भी पावर होता है कि विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, और आपको कमेंट में जवाब देना है कि राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, इसका आपको जवाब देना है। चलिए हम 30 का आपको आंसर बताते हैं, पहले पढ़ते हैं, ठीक है ना। किसको मनोनीत कर सकते हैं बताइए। कला और साहित्य बिल्कुल सही है, विज्ञान के क्षेत्र वाले, सामाजिक सेवा, सब यार सारे सही हैं, सारे सही हैं। तो इसका जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा ना प्यारे, तो आपको हमने क्वेश्चन क्या पूछा था कि राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, बताना है आपको कमेंट में। हाँ आप आंसर तो सब सही बता रहे हो, आप सुभाष का भी सही है, विकास जी का भी सही है, ओम जी का भी सही है, अनीशा का भी सही है। आपको बताना है कितने प्रतिशत में बताइए या बटा में बताइए। चलिए, किस राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है। यार बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आजकल दिया हुआ है और नहीं है, दो थर्ड नहीं प्यारे, ये ना बड़ा आजकल देख रहे हैं, नहीं है बीच में घुसाया रह रहा है बहुत ज्यादा क्वेश्चन में, है ना। तो किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है, किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है। देखो, विधानसभा का सत्रावसान कर सकते हैं, विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं, विधानसभा स्थगित नहीं कर सकते हैं, स्थगित नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं, भंग कर सकते हैं, स्थगित नहीं कर सकते हैं। इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कहता है निम्नलिखित में से किसी राज्य में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार, 1/3 भी नहीं सुभाष, 1/3 भी नहीं प्यारे, नहीं प्रियंका 1/3 नहीं। आप ढूंढना जा करके, आज ढूंढना, इस सब चीजों को ना एकदम मेमोरी में रखना आप। गुड मॉर्निंग बाबू, निशा गुड मॉर्निंग। निम्नलिखित में से किसी इसी बंद करते हैं यार, बहुत ठंडा लग रहा है। निम्नलिखित में से किसी राज्य में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है, बताइए किसे नहीं माना जाता है यार। विधानमंडल तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बना होता है कि नहीं। तो इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है कि जो नहीं होगा, सारे हैं। देखो, विधानमंडल की अगर आप बात करो ना प्यारे, तो विधानमंडल कैसे बना होता है, जहां द्विसदनीय सरकार है वहां विधान परिषद भी होता है और विधानसभा भी होता है। और आपको पता होना चाहिए, राज्यपाल जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक कोई भी इनके द्वारा बनाया गया विधेयक कानून बनेगा नहीं। तो तीनों होंगे, विधान परिषद भी होगा, विधानसभा भी होगा और राज्यपाल, तीनों जब मिलते हैं ना प्यारे, तो जब तब जाकर के विधानमंडल बनता है। सर मैं अभी आपकी पैड क्लास पॉलिटी ठीक कर रही हूं, बहुत अच्छा, ठीक है निशा। चलिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यार ध्यान देना इन चीजों पर, आप नहीं है वाला बड़ा पूछा जा रहा है। पॉलिटी कभी नहीं पढ़े हैं लेकिन अब मन लग रहा है, बहुत अच्छा प्यारे। चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। 33 की बात करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन में, कानून बनाने में विधान परिषद भाग लेती है। बिल्कुल, जहां विधान परिषद है वहां भाग लेती है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। तुम कब आओगे ट्रिक भी हम बताएंगे। मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है, ये गलत है।
मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान पार्षद को भी है ना? ठीक है। विधान पार्षद मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। हाँ, विधान पार्षद मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, ये सही है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन सही नहीं है। 1/6 शुभम बहुत मेहनत कर रहा है, शुभम बहुत मेहनत कर रहा है, अब जाकर के कुछ जगह पे आया है, थोड़ा प्रयास करो शुभम। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे? इसका आंसर होगा बी, गलत वाला ढूंढना था हमें। आइए अगला बनाते हैं। राष्ट्रीय विकास पारिषद के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? बताइए, राष्ट्रीय विकास पारिषद के सदस्य जो होते हैं वो निम्नलिखित में से कौन होते हैं? कौन कौन सदस्य इसके हो सकते हैं, बताएंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद में संघीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य आते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री भी होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासन भी होती है। यानी कि सारे के सारे होते हैं विकास परिषद में, यानी कि इसका जो आंसर होगा डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लियर है प्यारे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या है। बहुत सिंपल है और मनोवैज्ञानिक तरीके से ये सब प्रश्न आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले आप मुझे गुरु दक्षिणा जरूर दिया कीजिए। और गुरु दक्षिणा में भाई साहब हम क्या मांगते हैं? बस यही कहते हैं कि लाइक का बटन है, आप प्यारे लाइक का बटन दबा दिया करो, ठीक है ना? चलिए, और गुरु दक्षिणा देने में यार आपको परहेज किस बात का है? आप जो आज मुझे दोगे ना, कल वही आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप भी तो शिक्षक बनने जा रहे हो। जो आज बोओगे वही कल काटने को मिलेगा। सिंपल सा फंडा है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जो अपने लिए पसंद करते हो आप। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। चलिए 35 की बात करते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या है? चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। संसद एवं राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव करवाना बिल्कुल कार्य होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाना यह भी कार्य होता है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की संतुति करना। नहीं, राष्ट्रपति शासन लगाने की संतुति जो है वो निर्वाचन आयोग नहीं करती है। अवधेश जी आपको भी प्रणाम प्यारे। तो ये गलत हो गया ना हमारा। अगला है निर्वाचन सूचियां तैयार करने के कार्य का निरीक्षण और निर्देशन एवं नियंत्रण बिल्कुल एक चुनाव आयोग का काम होता है प्यारे। तो इसका आंसर होगा 1, 2 and 4। 1, 2 and 4 ऑप्शन नंबर, ठीक है ना? बिल्कुल निशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? आपको बताना है। समवर्ती सूची एक ऐसा, जैसे कृषि, कृषि जो होता है ना प्यारे, ये राज्य सूची का विषय है। भू राजस्व ये भी राज्य सूची का विषय है। और दिवालियापन एक केंद्र सूची या कह सकते हैं संघ सूची का विषय है। यार इसमें समवर्ती सूची का तो कोई भी विषय नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। जीके जीएस का कोर्स कब लॉन्च कीजिएगा? अवधेश कहते हैं प्यारे अभी थोड़ा टाइम है, अभी कोई भी बैच मेरा फिलहाल 1-2 महीना नहीं आने वाला है प्यारे। अभी टाइम का थोड़ा मेरे पास किल्लत है, इसलिए बिहार जीएस का बैच हम लॉन्च करके और बच्चों का पैसा रिटर्न करवा रहे हैं, क्योंकि समय नहीं है। हाँ अवधेश जी, अभी रिजल्ट का वेट करना है और थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहना है। ये भी ट्रिक से याद किए हैं सर। हाँ निशा, इसको तुम क्लास में ही ट्रिक से याद करवाए हैं। बिल्कुल। कहता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है तब। अब देखो क्वेश्चन ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब करता है? आपको बताना है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा है वो कब करता है, बताइए, बताना है। देखो जब उन्हें लगे कि भारत की सुरक्षा खतरे में है तब। ये कोई मतलब हुआ? राष्ट्रपति का मतलब क्या हुआ? वो कोई निर्णय खुद थोड़ी ना लेते हैं, उनके लिए एक मंत्री परिषद होती है। प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने का परामर्श देते नहीं, प्रधानमंत्री नहीं देते। उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त होता है और तब जाकर के राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा प्यारे? सी होगा। कहता है दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है, सिंपल है, पर इसका जवाब आपको देना है।
दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण का मानना था, जेपी आंदोलन का नाम आप सुने होंगे, और उसी जेपी आंदोलन से मुख्यमंत्री के तौर पर अभी जो हमारे नीतीश कुमार हैं और लालू यादव जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सब उन्हीं के तो हैं, वहीं से तो निकल के आए हैं। उनका मानना था कि दल विहीन लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र में कोई दल नहीं होना चाहिए, पर ऐसा तो है नहीं, सब लोग अपनी अपनी पार्टियां बना रखे हैं। कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए विधानसभाओं में सीटें आरक्षित प्रदान की गई है? देखो, अनुच्छेद पूछ रहा है कि वो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित है। लोकसभा में पूछता तो 330 हो जाता। अब आपको बताना है विधानसभा में कौन सी अनुच्छेद दिया हुआ है जिसके तहत विधानसभा में सीटें आरक्षित की गई है। तो यह याद रखना, लोकसभा कहेगा 330 और 332 है विधानसभा के लिए। क्लियर है? और आखिरी क्वेश्चन आज का है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं में मणिपुर, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया था? तो आपको बताना है वो कौन सा अनुच्छेद था। वो था 21वां संविधान संशोधन में, यह हुआ था 1967 में, और इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, और इसमें 3 भाषा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया था। याद रखिएगा इस बात को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। हमको दीजिए इजाजत। अगर आपको मेहनत हमारा अच्छा लगता है प्यारे, और हम लोग मिलके काम करेंगे, तो गुरुदक्षिणा में कमी काहे है भाई? मतलब गुरुदक्षिणा में कमी काहे है? लाइक काहे नहीं करते हो? और दीजिए हमको इजाजत, और फिर मिलते हैं। नमस्कार सबको।